गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑल राइट सर। तो सर हमने लास्ट क्लास में जुलाई करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिया था एंड 15 क्वेश्चंस इन द लास्ट क्लास डिस्कस भी किए थे। ठीक है जी। तो देखिए करंट अफेयर्स जो हमारा स्टार्ट हुआ था जनवरी 2021 से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। और ये अब चल रहा है जुलाई 2022। तो टिल जून 2022 तक की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक फोल्डर मिलेगा प्रिंट करके। तो कई लोगों का रहता है कि सर हमें पीडीएफ प्रिंट कराना है लेकिन एक पेज में एक ही स्लाइड आती है। तो वहां पर इस तरह से अरेंजमेंट है कि एक पेज में 4 स्लाइड्स का अरेंजमेंट है। तो उससे क्या होता है, जो नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट कराने वो 1/4 हो जाते हैं आपके। तो आप प्रिंट वाले फोल्डर से पीडीएफ डाउनलोड करिएगा अगर इन केस आपको प्रिंट कराना हो। अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूंगा प्रिंट ना करवाएं। ठीक है, इसी में से जो खास खास बातें हैं उसके सेल्फ नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करने वाले हैं। क्योंकि खुद के हाथ से लिखी हुई चीज़ का पढ़ने में मज़ा ही अलग है। प्रिंटेड नोट्स आप कितना ही पढ़ लो वो थोड़े से आपको बेगाने लगेंगे। चलो जी, तो वापस आते हैं अपने यहाँ के करंट अफेयर्स पे, है ना। उससे पहले एक और चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। जैसे एक कुछ कल क्वेश्चन करा था, यूएन कॉन्फ्रेंस होने वाली, ओशन कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी तो किस कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई थी? केन्या, पोर्टुगल, फ्रांस, यूके। कल पढ़ चुके हैं। हाँ जी, अगस्त तक का करंट अफेयर्स यूडीसी के लिए इम्पोर्टेंट है, टिल अगस्त। इसीलिए मैं आपकी लगातार अभी करंट अफेयर्स की क्लास दूंगा ताकि हम जल्दी से जल्दी जुलाई कंप्लीट करके अगस्त भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, करीब एक हफ्ता तो अगस्त का लग ही जाता है करंट अफेयर्स आने में, तब जाके आपका ये स्टार्ट हो पाएगा। कोशिश पूरी है अगस्त तक का भी जितना हो पाएगा उतना हम आपको करंट अफेयर्स करवा देंगे। करेक्ट आंसर इज पोर्टुगल। ठीक है जी। और कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए। एनटीसी एनटीपीसी ने अभी कमीशन किया इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन तेलंगाना। तेलंगाना में जगह का नाम क्या है? रामागुंडम। ठीक है, रामागुंडम नाम की जगह है तेलंगाना में। वहां पे इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा है। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 100, 120, 130, 145। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल सर, 100 मेगावाट। अच्छा, मेगावाट का मतलब जानते हैं? ये जो लिखा है ना मेगावाट, MW। तो 1 मेगावाट कितना होता है? 10⁻⁶ ठीक है। और वॉट मतलब जूल पर सेकंड। तो वॉट किसकी यूनिट है सर? एनर्जी की यूनिट है। ठीक है। चलिए जी, तो टिल क्वेश्चन नंबर 15 हमने डिस्कस कर लिया था। उसके आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके लिए। Recently, the sixth summit of the heads of the Caspian states took place in Ashgabat, Turkmenistan. How many countries border the Caspian Sea? बताइए सर। How many countries border the Caspian Sea? 7? कहाँ से भैया?
कौन सी कंट्री के टुकड़े कर रहे हो आप लोग जो 7 बोल रहे हैं? ओके, 6 पे आए हैं, अब धीरे धीरे सर हम 5 पे आएंगे। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज 5। देखो कैस्पियन सी से बॉर्डर करने वाली कंट्रीज की ट्रिक मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। ठीक है, 5 कंट्रीज हैं। तुर्कमेनिस्तान टी, अजरबैजान ए, रशिया आर, कजाकिस्तान के, ईरान आई। ठीक है तारिक, ये 5 कंट्रीज हैं जो आपका किससे बॉर्डर करती हैं सर? कैस्पियन सी से बॉर्डर करती हैं। इसमें अभी अशगाबाद में ये लोग मिले थे, तो अशगाबाद किसकी कैपिटल है? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लिया, अशगाबाद किसकी कैपिटल है? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। और कैस्पियन सी को हम लोग बोलते हैं सर लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, कैस्पियन सी को हम क्या बोलते हैं सर? लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया। तो एक बार जोर से लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर हम बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। Recently, who among the following inaugurated the first meeting of the Multi-Agency Maritime Security Group? Multi Multi-Agency Maritime Security Group, MAMSG। तो ये किसने इनॉग्रेट किया था? Who among the following inaugurated the first meeting of the Multi-Agency Maritime Security Group in New Delhi? बताइए सर। राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। चलो भाई, खाता खुलना शुरू हो गया, बहुत बहुत बधाई सबको। जल्दी से आंसर करिए। ऑल राइट, तो मेजोरिटी इज विद द बी और करेक्ट आंसर भी है बी, श्री अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। अभी मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप की फर्स्ट मीटिंग हुई थी और किसने इनॉग्रेट करी? तो अजीत डोभाल, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप एक्चुअल में है क्या? तो देखो 2021 नवंबर की बात है कि एक प्रपोजल आया था कि एक पोस्ट क्रिएट की जाए, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ये पोस्ट किसने बनाई थी? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने बनाई थी। तो इनका जो ऑफिस होगा वो किसके अंडर होगा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हेडेड बाय एनएसए। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर एक बॉडी होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो उसके अंडर एक बॉडी बनाने की बात चल रही थी, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी काउंसिल। तो उसकी ये पहली मीटिंग थी। मैरीटाइम चैलेंजेस से लड़ना और 26/11 जैसे अटैक होने के बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी का सर्विलांस करना, ये सारी बातें डिस्कस हुई थी आपका मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप में। ठीक है सर, तो ये किसके तहत बना है? नेशनल, ये मीटिंग हुई थी, मीटिंग और बॉडी का नाम क्या है? नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी काउंसिल। इसको ध्यान रखिएगा। और ये किसके अंडर में है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के अंडर में। तो इसको इनॉग्रेट भी किसने किया था? अजीत डोभाल ने इनॉग्रेट किया था। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following operation was launched by the Railway Protection Force against smuggling of narcotics through rail?
आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो रेलवे की पुलिस होती है ना, उन्हें क्या कहते हैं, आरपीएफ कहते हैं। तो नारकोटिक्स का जो स्मगलिंग हो रहा था उसको रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? देखो अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में कई सारे ऑपरेशंस पढ़े होंगे, जैसे ड्रग्स को टैकल करने के लिए, जैसे एक था ऑपरेशन नमकीन, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस आपका ड्रग्स को कंट्रोल इसलिए करना होता है क्योंकि ड्रग्स की मार्केटिंग में जो इलीगल पैसा अरेंज होता है वही पैसा टेरर एक्टिविटीज में यूज होता है, ठीक है। तो जो आपके टेररिस्ट वगैरह है वो क्या करते हैं, ये ड्रग्स वगैरह बेच के पैसे कमाते हैं और कंट्रीज पे अटैक करते हैं। अब चूंकि 15 ये जुलाई का करंट अफेयर्स है, तो 15 अगस्त की तैयारियां हो रही थी, तो 15 अगस्त में हमें हर तरह से सिक्योरिटी के लिए तैयार रहना था। तो हमें टेररिस्ट एक्टिविटीज को अगर काउंटर करना है तो उसका एक तरीका है ड्रग्स को काउंटर कर लो। ड्रग सप्लाई अगर रोक लोगे तो टेरर एक्टिविटीज भी आप काफी हद तक रोक पाओगे। तो इसीलिए इस तरह के काफी सारे ऑपरेशंस आपको इन दिनों में देखने को मिले, जून और जुलाई में, ताकि अगस्त वाला जो हमारा 15 अगस्त है वो स्मूथली रन हो पाए। ठीक है सर। तो करेक्ट आंसर क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है DBAC, तो वैरायटी ऑफ आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन नार्कोस। ठीक है, तो नार्कोस ये किसने करवाया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने करवाया। अब सर सवाल आता है व्हाट इज द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है क्या? तो ये एक तरीके से आर्म्ड फोर्स है जो यूनियन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। किस मिनिस्ट्री में आती है, तो ये ध्यान रखना, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होम मिनिस्ट्री में मत लिखना आप, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है, ठीक है। और ये आपका एक स्टैट्यूटरी फोर्स है, यानी इसके लिए एक कानून है, आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है। 1985 में ये कानून बना था और 1957 में ही एक पार्लियामेंट के कानून से इसको स्टैट्यूटरी फोर्स बोल दिया गया था। फिर इसका नाम बदल के आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन इंडिया कर दिया गया था 1985 में। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। न्यूज में देखा था इसी तरह से, देखो अब न्यूज देखोगे यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका नार्कोज ऑपरेशन चलाया, और भी कई सारे ऑपरेशन चले, जैसे उसमें एक है ऑपरेशन आहट, ठीक है। तो ऑपरेशन आहट के तहत स्पेशल टीम्स को डिप्लॉय कर दिया, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेन थी उन पर इसको स्पेशल टीम्स को लगा दिया गया, ताकि किसी तरह की अगर ट्रैफिकिंग हो रही हो विमेन की, चिल्ड्रन की, तो उसको हम रेस्क्यू कर सकें, ठीक है। वरना होता क्या, जैसे मान लो यहाँ से किसी ने दिल्ली से बच्चा चुराया और उसको कहाँ ले गया, बंगाल ले गया, ठीक है, उसको कहाँ ले गया, बंगाल ले गया, और वहां पे उस बच्चे को भेज दिया। लॉन्ग रूट पे वो बच्चे को भेज देती, क्योंकि देखो उसी शहर में रखेंगे तो बच्चा आज नहीं तो कल पकड़ में आ जाएगा ना। तो उसको हम अगर किसी बच्चे को वो चोरी करते हैं तो किसी दूर एरिया में भेज देते हैं, ठीक है। किसी लड़की को अगर वो कोई किडनैप करेंगे तो किसी दूर एरिया में भेज देंगे, ठीक है। तो ये ट्रैफिकिंग रोकनी थी, तो इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस की जो रूट थी उसमें हमने स्पेशल ट्रेन टीम्स को बैठाया, ताकि वो चेक करते रहें कि इस तरह का कोई काम तो नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए जो ऑपरेशन चला था वो कहलाता EAST, ऑपरेशन आहट। अभी हाल फिलहाल में जैसे अभी खबर आई थी कि एक बच्चा मथुरा से चोरी हुआ था, यूपी में मथुरा से, और यूपी में एक शहर है फिरोजाबाद, ठीक है, वहां जाके वो मिला था, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नेता के घर में वो बच्चा पाया गया। तो वो लोग जो पार्टी थी, वो पता चला जो नेता थे वो रैकेट चला रहे थे इसका पूरा, बच्चे किडनैप करने का। तो अभी ये हाल फिलहाल की खबर है, तो ये सारे काम चलते रहते हैं। इसी तरह से एक इनिशिएटिव है मेरी सहेली इनिशिएटिव। तो मेरी सहेली इनिशिएटिव ऑब्वियसली किसके लिए होगा, सेफ्टी ऑफ विमेन पैसेंजर्स के लिए है, ठीक है। एक है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। तो जो पैसेंजर क्राइम होते हैं, जैसे ट्रेन में मान लो किसी के ट्रेन की चेन खींच के फिर ट्रेन में जो लूटपाट मचाए जाते हैं, तो जो पैसेंजर क्राइम्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट पुलिस के साथ मिलके जो आरपीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। एक है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते।
नन्हे फरिश्ते के तहत क्या हो रहा था कि ऐसे उन्होंने 1045 बच्चों को ढूंढा जो या तो रेलवे स्टेशन पे अकेले पाए गए थे या फिर उनको कोई छोड़ के चला गया था। ऐसे 1045 बच्चों की जान बचाई ड्यूरिंग द ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो आपसे कभी भी इस तरह के नाम पूछ ले कि ऑपरेशन आहट, माई से मेरी सहेली इनिशिएटिव, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये सब किसके इनिशिएटिव्स हैं? तो सर ये सब जो इनिशिएटिव्स हैं आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इनिशिएटिव हैं। अब देखो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन तो सिर्फ इतना था लेकिन अपन ने इतना पढ़ लिया। अब हो सकता है एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे, आपसे पूछ ले बताओ ऑपरेशन आहट किसका इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये पर्पस होता है करंट अफेयर्स का डिस्कशन करने का, ताकि आप चीजों को वाइड वैरायटी में कवर कर सको। और ये ऐसी चीजें आपको भी पता है रेयरली लोगों को पता होती हैं, तो अगर आप इनको अगर टिक करके आ रहे हो तो आप उन रेयर लोगों में हो, और रेयर में हो तो मतलब आप सिलेक्शन के उतना ही क्लोज हो। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहां तक कोई डाउट है? अगर ये क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप, अगर यहां तक सब क्लियर है। फिर हम लोग बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट सर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी चीजों को कनेक्ट कर करके पढ़ना होता है। तो एक चीज में चार चीजें हम पढ़ते हैं, इसीलिए मैं बहुत स्मूथली स्मूथली आराम आराम से करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। मेरा ऐसा नहीं रहता क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए लिखो, 2 का बी लिखो, 3 का सी लिखो, करते करते खत्म। भैया ऐसे तो सभी पढ़ा रहे हैं, चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करके पढ़िए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। Recently, which of the following came up with the first major regulatory framework for the cryptocurrency industry known as the markets in crypto assets or MICA? बताइए सर, which of the following came up with the first major regulatory framework? डी आंसर है। अभी देखो क्रिप्टो करेंसी आपको पता है पूरी दुनिया में अभी भी इसको लेके डाउट है कि क्या करना है। कुछ कंट्रीज ने लाइक एल सल्वाडोर, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, बट फिर भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी हैं। तो उनके लिए क्या करना है? ठीक है, तो उनके लिए पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात हो रही है कि क्रिप्टो करेंसी को भी रेगुलेट करने के लिए एक लॉज होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। ठीक है, तो उस क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ही हम शॉर्ट में क्या कह रहे हैं? माइका, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। ठीक है, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स या शॉर्ट में कह लो माइका। तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो इनमें से कौन सा कंट्री या यूनियन है जो पहली बार इसके लिए बात कर रहा है? माइका के लिए किसने आवाज उठाई है? चलो जी करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज यूरोपियन यूनियन। तो ये बात उठाई है आपका यूरोपियन यूनियन ने कि भैया इनके लिए भी कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाओ, ताकि क्रिप्टो करेंसी में अगर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको रोका जा सके, इसके जो इन्वेस्टर्स हैं, इसको जो यूज करने वाले कंज्यूमर्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा ना हो कि आपका जो क्रिप्टो है वो अनअकाउंटेड रहे और इसको लेके इलीगल मार्केटिंग हो। ठीक है, तो जितनी भी आपकी क्रिप्टो फॉर्म्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाए, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी चला रही है ना। और क्रिप्टो माइनिंग, जो क्रिप्टो माइनिंग एक प्रोसेस है जिससे आप क्रिप्टो करेंसी जनरेट करते हो। ठीक है, जैसे आपको रुपी चाहिए, नया रुपए का नोट चाहिए, तो आप क्या करोगे? आरबीआई के पास प्रिंटिंग मशीन है जिनको मिंटिंग्स कहते हैं, मिंटिंग मशीन। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी? खट से वहां से नोट प्रिंट करके नया नोट जनरेट कर देगी। बट अगर आपको नया
क्रिप्टो करेंसी चाहिए, मान लो नया बिटकॉइन चाहिए, बिल्कुल फ्रेश न्यू, तो कहाँ से लाओगे? उसके लिए आपको माइनिंग करना पड़ेगी। माइनिंग का मतलब ये नहीं कि 10 फीट गड्ढा खोद के उसमें आप खुदाई करने लगो। माइनिंग का मतलब है आपको एक कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, उसमें कुछ एल्गोरिदम्स होंगी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये कोई आपकी एलिमेंट्री मैथ्स के सवाल नहीं है कि 2x+3 बराबर 5, तो बताओ x की वैल्यू कितने है। ऐसी एल्गोरिदम नहीं होती, बहुत हैवी हैवी एल्गोरिदम्स होंगी, जिसमें आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं कि आपको सर मेरे पास तो i7 है, मैं भी माइनिंग करता हूँ, भैया ये सब फेल है इसके आगे। सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं। आप कभी माइनिंग वाली जगह देखना, वहां पे इस तरह से पूरा एक शेल्फ होती है सीपीयूज की भर भर के। तो बहुत सारे प्रोसेसर जब एक साथ कंबाइन होते हैं तब इसकी माइनिंग कर पाते हैं। तो अब इतनी सारे अगर प्रोसेसर्स लग रहे हैं तो उतनी सारी सर वो इलेक्ट्रिसिटी भी तो खा रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बन रही है कोयले से, तो कितना आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी इसमें भी तो फिक्स हो कि वो कितना इन्वायरमेंट में अपना छाप छोड़ रहे हैं, फुटप्रिंट मतलब अपना कितना इन्फ्लुएंस छोड़ रहे हैं, कितना वो नुकसान इन्वायरमेंट को पहुंचा रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमें रेगुलेट करना है। ठीक है। अच्छा, एक टाइप ऑफ कॉइन होता है जो यहाँ पर मेंशन है, उसको मैं समझाना चाहूंगा, स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स का मतलब ऐसा होता है कि कल मान लो आपने एक नई करेंसी लॉन्च कर दी, अरुणाचल करेंसी, ठीक है, एसी नाम रखा। तो उस करेंसी को अगर आपने लिंक कर दिया डॉलर से, कि अगर डॉलर बढ़ेगा तो अरुणाचल करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर घटेगा अरुणाचल करेंसी की वैल्यू घटेगी। अगर एक किसी फिक्स चीज से आपने उस करेंसी को लिंक कर दिया ना, तो वो कॉइन कहलाता है, वो करेंसी कहलाती है स्टेबल कॉइन। ठीक है, आप इसको डॉलर से लिंक कर सकते हो, रुपी से कर सकते हो, बिटकॉइन से कर सकते हो, ठीक है, गोल्ड से कर सकते हो, सिल्वर से कर सकते हो, जिससे आप चाहो लिंक कर दो। अगर वो किसी और अनदर एंटिटी से लिंक्ड है तो इस तरह की करेंसीज को क्या कहते हैं? स्टेबल कॉइन्स। ठीक है, तो वो भी इसी कैटेगरीज में आ जाती है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। वाइल्ड वेस्ट को रेगुलेट करना, वाइल्ड वेस्ट का मतलब होता है कि जो भी एनआरकी, लॉलेसनेस फैली हुई है बिटकॉइन को लेके, जिसका जैसा मन है बिटकॉइन को यूज कर रहा है, ठीक है, उन उन सबको भी हमें रेगुलेट करना है। इसमें नॉन फंजिबल टोकन्स एक्सक्लूडेड है। ठीक है, कभी और इनके बारे में डिस्कस करेंगे, नॉन फंजिबल टोकन्स, फियाट मनी, इन सब के बारे में कभी आराम से, ये पूरी अपनी लंबी चर्चा है, कभी और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही रखोगे इस क्वेश्चन में। तो मीका लेजिस्लेशन किन सब से डील करेगा? क्रिप्टो फर्म्स की, स्टेबल कॉइन्स की, इनके इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट की, अकाउंटेबिलिटी की। ठीक है, तो ये लेजिस्लेशन कौन लाना चाहता है? यूरोपियन यूनियन लाना चाहता है। हाँ जी सर, इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी सर। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Who among the following has been appointed as the president of the FATF, Financial Action Task Force? Who among the following has been appointed as the president of the FATF? ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसके प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है। लंबा नाम होगा, वाह, ये तुक्का का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, लंबा नाम होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। लंबा नाम तो सर टी राजा कुमार भी है, बस वहां टी लग गया तो आपको लग रहा है छोटा हो गया। करेक्ट आंसर इज टी राजा कुमार। ठीक है, बहुत बढ़िया जुंगे जी। अब सर बात करते हैं कि एफएटीएफ है क्या। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, एफएटीएफ के बारे में मुझे आपको थोड़ा सा बातें बतानी है।
देखो FATF कैसी एक इंटरनेशनल बॉडी, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। तो ये G7 समिट जब हुआ था 1989 में, G7 एक ग्रुपिंग है कंट्रीज का, ठीक है। तो 1989 में उनकी जो समिट हुई थी तो उसमें इसको क्रिएट किया गया था। तो इसका पर्पज ये है कि आपकी जो भी दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, उसमें पैसे की फाइनेंसिंग होती है, उसको रोकने का पर्पज है इसका, ठीक है। तो सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर भी इसका पेरिस में है। 37 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया भी FATF का मेंबर होता है, ठीक है, इंडिया भी FATF का मेंबर है। ये जो बॉडी है ये साल में 3 बार मिलती है, और ऐसी कंट्रीज पे लोग नजर रखते हैं जहां पर इन्हें लगता है कि पैसे की फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग में या फिर वो लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में पैसा भेज रहे हैं। तो अगर कोई कंट्री मान लो अभी ऐसा इनको लगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टैक्स को बचाया जा रहा है या फिर टैक्स मतलब इलीगल तरीके से पैसे को यूज किया जा रहा है, तो उसको वार्निंग देते हुए ग्रे लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। वार्निंग देते हुए ग्रे लिस्ट में कि अगली बार तुमने ऐसा करा तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे। फिर भी अगर वो कंट्रीज नहीं मानती हैं, नॉन कोऑपरेटिव हो गई, या फिर वो आपको ग्रे लिस्ट में डालने के बाद भी, धमकी देने के बाद भी वो नहीं मानती हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, तो उसको हम किस में भेज देते हैं, फिर उसको हम भेज देते हैं ब्लैक लिस्ट में, ठीक है। और ऐसी कंट्री जो टेरर फंडिंग करती हैं या को सपोर्ट करती हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होती हैं, तो उसको फिर क्या कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और एक बार ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो इसका मतलब ये है कि जो इसके जो मेंबर कंट्रीज है ना, 37 मेंबर कंट्रीज, ये कंट्रीज इस ब्लैक लिस्ट कंट्री से बात नहीं करेंगे, ठीक है, इनसे खुट्टी हो जाएंगे, इनसे कोई बात नहीं करेंगे, इन पे भर भर के सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये पर्पज होता है आपका ब्लैक लिस्ट करने का। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को बार बार वार्निंग मिलती रहती है, इंडिया की तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के ग्रे लिस्ट का ग्रे लिस्ट में रह जाता है, ठीक है। अभी तक वो ब्लैक लिस्ट नहीं हो पाया, अभी भी वो वार्निंग वाले फेज में है, ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। तो जो भी कंट्री टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व होगी उसको हम ब्लैक लिस्ट करवा देते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस? बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस? डी तुक्का। राहुल। वो राज है, वो राज है, ठीक है, राहुल नहीं है, वो राज है। ओके। बाकी जनता क्या कहती है? बाकी जनता क्या कहना भैया, क्या होना चाहिए आंसर? वेल, करेक्ट आंसर इज राहुल रामागुंडम। राहुल रामागुंडम। तो ये इन्होंने बायोग्राफी लिखी है किनकी? जॉर्ज फर्नांडिस की। देखो लिखा गया, द मिलिटेंट ट्रेड यूनियन लीडर, द डॉन्टलेस पॉलिटिकल रिबेल, द पैशनेट सोशलिस्ट ड्रीमर। आप सोच रहे हो मतलब कितने तगड़े तगड़े वर्ड्स यूज किए हैं, मिलिटेंट ट्रेड यूनियन लीडर, डॉन्टलेस पॉलिटिकल रिबेल, पैशनेट सोशलिस्ट ड्रीमर। एक बहुत ही बड़े नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, जिनको माना जाता है एक वन ऑफ द रीजन कंट्री में इमरजेंसी लगाने के लिए, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था इंदिरा गांधी के टाइम पे कि 1974 में जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन थी, उनको बुला के पूरी रेलवे की हड़ताल करवा दी थी उन्होंने। 20 दिन तक रेलवे ठप थी, पटरियां उखाड़ दी, ट्रेन के आगे लेट गए, तो पूरी तरह से रेलवे को ठप कर दिया था इन्होंने हड़ताल के दौरान इन 1974। जॉर्ज फर्नांडिस, इतना इन्फ्लुएंस होता था उनका उन दिनों में। फिर जब इमरजेंसी लगाई गई तो इमरजेंसी में उनको अरेस्ट किया गया था। तो ये तभी की फोटो है, और ये आज के टाइम में कोई आम फोटो नहीं है, ये एक बहुत ही हिस्टोरिक फोटो है, जो मतलब
एक रेवोल्यूशन का सिंबल बन गई है अब हिंदुस्तान में। जैसे आपका एक गाना आया था ना, मनी हाइस्ट, अगर आपने देखा हो, बेला चाओ, वो एक रेवोल्यूशनरी सॉन्ग है। उसी तरह से इंडिया में जब ये फोटो आई थी तो ये रेवोल्यूशन का सिंबल बन गई आज के टाइम में। ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है। तो ये किसकी है? जॉर्ज फर्नांडिस की है। बहुत ही काबिल नेता थे सोशलिस्ट पार्टी के। फिर बाद में जो जनता पार्टी है उसमें जाके उन्होंने अपनी पार्टी को मिला दिया, और ये डिफेंस मिनिस्टर भी बन चुके हैं हिंदुस्तान के, ठीक है। एक्स डिफेंस मिनिस्टर भी हैं वो इंडिया के। तो इनके बारे में कभी टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा, जॉर्ज फर्नांडिस, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अभी प्रधानमंत्री ने एक 30 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू किसका? अल्लूरी सीतारामा राजू का इनॉग्रेट किया है, ठीक है, अनवील किया है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, इन भीमावरम टाउन, आंध्र प्रदेश। तो अल्लूरी सीतारामू राजू जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? पाइका रेबिलियन से, रामपा रेबिलियन, संथल रेबिलियन, या फिर रामोसी अपराइजिंग्स? चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या है? तभी बता पाएंगे अगर आप अल्लूरी सीतारामा के बारे में जानते होंगे। न्यूज में देखे थे बट भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। करेक्ट आंसर इज रामपा रेबिलियन 1922, ठीक है। वो आंध्र प्रदेश के एक बड़े ट्राइबल और लीडर थे। आप अगर देखोगे तो 18 की उम्र में वो सन्यासी बन गए थे। और अगर वो देखोगे तो आप ट्राइबल और ट्राइबल के पीपल से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। उनकी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, मेडिसिन की नॉलेज, एंड द एबिलिटी टू टेम वाइल्ड एनिमल्स, इसके लिए बहुत सराहे जाते थे। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने बहुत फाइट की। 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आया था, ठीक है। तो उस टाइम उसके तहत उन्होंने काफी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, और काफी सारे उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर के साथ ब्रिटिशर्स पे अटैक भी किया था, ठीक है। और एक जो रामपा रेबिलियन हुआ था, या जिसको मानियम रेबिलियन भी कहते हैं, 1992 का, उसमें भी उन्होंने मेजर पार्ट प्ले किया था एज ए लीडर। तो नाम याद रखिएगा, अल्लूरी सीतारामा राजू। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। Recently, who among the following men's pole vault athlete created a new outdoor world record by clearing 6.16 meters at the Stockholm Diamond League 2022? ये तो सर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर बनना चाहिए। हाँ जी सर, इसका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। मार्शल जी इस बार कॉन्फिडेंस में है, और उनके कॉन्फिडेंस को कोई नहीं तोड़ सकता। करेक्ट आंसर इज आर्मंड डुप्लांटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24. Recently, which of the following project has been launched pan India to tackle pink bollworm in cotton? कॉटन में एक नई बीमारी पैदा हो गई है, पिंक बॉलवॉर्म। बी ए होगा, ठीक है, ये बी ए। पहले एक बीमारी थी अमेरिकन बॉलवॉर्म, वो हमने दूर कर ली थी जब से बीटी कॉटन लगा रहे हैं ना। बीटी कॉटन जब से हम लगा रहे हैं तब से वो अमेरिकन बॉलवॉर्म की समस्या दूर हो गई थी। अब ये फिर से एक पिंक बॉलवॉर्म की समस्या शुरू हो गई है। तो इसको रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? करेक्ट आंसर बताइए।
सी नहीं सर, करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट बंधन। ठीक है, प्रोजेक्ट बंधन चल रहा है इसको रोकने के लिए। इस तरह से दिखता है ये आपका बॉल बॉम्ब। क्वेश्चन नंबर 25, अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2022, how much amount have been allowed to be sent by the relatives in the form of foreign contribution without informing the government? एफसीआरए के नए रूल्स आए हैं, एक कानून है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, उसी के रिलेटेड कुछ नए रूल्स आए हैं। तो जो सरकार को बिना बताए जो रिलेटिव्स हैं, अब वो पहले कितना पैसा भेज सकते थे और अब मैक्सिमम कितना पैसा भेज सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। जैसे मान लो आपकी कोई मासी है, यूएसए में रहती हैं, तो वो कितने डॉलर्स तक आपको भेज सकती हैं? 2 लाख? अरे दादा, 2 लाख तो बहुत कम है। मोदी जी ने भी यही सोचा, 2 लाख बहुत कम है, 10 लाख कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया वो? 10 लाख हो गया। मस्त, अब 10 लाख तक का पैसा मंगाओ। तो एफसीआरए कुछ रूल्स होते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है। फॉरेन कंट्री से जो पैसा इंडिया में एंटर करता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये रूल्स और कानून बनाया गया है। तो इमरजेंसी 1976 लगी थी, तब से इसका काम चल रहा है। तो इसके तहत एनजीओ को भी चाहिए रहता है कि वो अपने आप को इस कानून के तहत एफसीआरए में रजिस्टर कराए, ताकि सरकार नजर रख सके कि एनजीओ के पास कितना पैसा आ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ एनजीओ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या एनआरकी फैलाने के लिए आते हैं। वो क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री से पैसा उठाएंगे अपने पास, और एनजीओ के नाम पे वो एनजीओ क्या करेगा, आपके कंट्री के लोगों को भड़काएगा। पता चला सरकार मान लो यहाँ फैक्ट्री लगाना चाह रही है, तो एनजीओ क्या करेगा, उसको इन्वायरमेंट का एंगल दे देगा कि यहाँ पे इन्वायरमेंट को ये नुकसान है, दिस दैट। मैं सारे एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कहो कि सर नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, दोनों ही पहलू होते हैं। लेकिन एक पहलू ये भी होता है, कुछ एनजीओ हैं जो जानबूझ के उपद्रव मचाते हैं, ठीक है, ताकि वो बस एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को फैला सके। तो ये भी फैक्टर सरकार को देखना पड़ता है, तो इसलिए एनजीओ का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अभी इस बार चेंज किया करा गया है कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं तो बिना सरकार को बताए वो आपको 10 लाख तक भेज सकते हैं। पहले 1 लाख था, ठीक है, तो 2 लाख तो कभी हुआ ही नहीं, पहले 1 लाख था, अब कितना हो गया, 10 लाख हो गया। और अगर 10 लाख के बियॉन्ड जाता है तो अब लोगों के पास सरकार को बताने के लिए 90 दिन का समय है। पहले से 30 डेज का टाइम था, अब 90 डेज का टाइम है। आराम से सरकार को अच्छे से समझाओ इतना पैसा कहाँ जा रहा है। मोदी जी भी कहेंगे ना, मर्सल जी बहुत कमा रहे हो इतना पैसा, हमें भी तो थोड़ा खिलाई पिलाई कराओ। ठीक है, चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैव डिस्कवर्ड a novel material called single crystalline scandium nitride, single crystalline scandium nitride that can emit, detect and modulate infrared light with high efficiencies। कुल मिला के ये मटेरियल इस तरह का है कि इस पे इंफ्रारेड लाइट पड़ेगी, ये उसको किस में बदल देगा, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देगा। ठीक है, तो एमिट, डिटेक्ट एंड मॉड्यूलेट इंफ्रारेड लाइट विद हाई एफिशिएंसी, मतलब जो भी इंफ्रारेड लाइट इस पे पड़ेगी उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है बताइए सर? बी या सी तुक्का? आईआईटी मद्रास? आईआईटीज आर ए वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, बट सारा काम आईआईटीज नहीं करते हैं। ये काम किया आपका जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में। ठीक है, चलो ये तो सर बेसिक बात थी कि एक मटेरियल बन गया है जो इंफ्रारेड को किस में बदल रहा है, लाइट में, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में बदल रहा है। लेकिन सर इससे भी बड़ा सवाल ये होता है, हमें सर फील ही नहीं आता इंफ्रारेड वेव्स होती क्या है। खैर हमें फील लेना भी नहीं होता है,
हमें बस सीक्वेंस याद रखनी होती है। जैसे यहाँ पे जो वेव्स हैं, जैसे ये है रेडियो वेव्स, इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। वेवलेंथ बोले तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओ तो यहाँ देखो, ये है वेवलेंथ, तो ये डिस्टेंस तो सर बहुत कम हो गया ना। तो जैसे जैसे आप इधर आगे जाओगे आपका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और वेवलेंथ अगर घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, उल्टा चलता वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। वेवलेंथ अगर घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यस और नो। तो अगर वेवलेंथ का आप ऑर्डर देखो तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको किसकी मिलेगी, रेडियो वेव्स की। देन उससे कम माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल लाइट, देन यूवी, एक्सरे, गामा। ठीक है, तो अगर इनकी लिस्ट बनाओ तो एक तो सर होती है विजिबल लाइट के इधर वाली, एक होती है विजिबल लाइट के उधर वाली। तो विजिबल लाइट के उधर वाली में जो है उनकी वेवलेंथ कम होती, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, तो उसमें आपका यूवी, देन एक्सरे, देन गामा रे। फिर इधर आओगे तो विजिबल से जस्ट कम पे होगी इंफ्रारेड, फिर और होगी माइक्रोवेव, और फिर होगी आपकी रेडियो वेव। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस आपको याद रखनी है। रेडियो वेव्स का काम क्या है, जो टेलीविजन पे आपके चैनल्स आते हैं उनको ब्रॉडकास्ट कराना। माइक्रोवेव्स कुकिंग वगैरह में काम आता है। ठीक है, टेलीफोन्स के सिग्नल्स में काम आ जाता है। इंफ्रारेड वेव्स कहाँ मिलेंगी, जैसे सन से निकलने वाली जो हीट है, आपकी जो रेडिएटर्स होते हैं गाड़ियों में लगे होते हैं, आग होती है, वहां से इंफ्रारेड वेव्स मिलेगी। विजिबल लाइट, जो आप आज कुछ देख पा रहे हो तो इस विजिबल लाइट की वजह से भी देख पा रहे हो। ठीक है, यूवी रेज ये आपको सन से मिलती है। एक्सरेज का काम क्या है, तो इनसाइड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट के काम आता है। गामा रेज आप देखोगे कैंसर सेल्स को काटने में काम आती हैं। ठीक है, तो दीज आर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं सर, ईएम वेव्स। तो इतना बेसिक सर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी सर, तो इज दैट क्लियर और नॉट, यहाँ तक सब ठीक है। सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, तो जो इंफ्रारेड वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ माइक्रोवेव और विजिबल लाइट के बीच में पड़ती है। ठीक है सर, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। Recently, the first edition of the State Ranking Index for NFCA was released. Which of the following states secured the first position among the general states category? बताइए सर। Recently, the first edition of State Ranking Index for NFSA was released. Which of the following states secured the first position among the general states category? फर्स्ट पोजीशन किसकी आई, गुजरात की? नहीं सर, फर्स्ट पोजीशन आई है उड़ीसा की। ठीक है, देखो एक कानून है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो इसके तहत स्टेट्स को टारगेट दिए जाते हैं कि आपको देश भर में फूड सिक्योरिटी बढ़ानी है, यानी लोगों के घर तक अनाज पहुंचाना है। आपके लोगों के घरों में गरीबी यानी जो खाने की कमी है उसको कम करना है। मतलब ऐसा ना हो कि आपके स्टेट में कोई खाने की वजह से भूखा रह जाए, कि उसके पास गेहूं नहीं था, तो वो आपको प्रोवाइड करना है। तो इस केस में जो नंबर 1 पे रहा है वो रहा है उड़ीसा। लेकिन देन सेकंड पे अपना उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और थर्ड नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। आखिरी 3 में अगर हम बात करें, दिल्ली है, देन छत्तीसगढ़ है, देन गोवा है। सबसे बुरे हाल इनके हैं, यानी
फूड सिक्योरिटी आप कैसे मेंटेन करोगे भैया? राशन बांट के, ठीक है। एक होता है ना पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसी के तहत तो आपको घर घर जो लोग फूड अफोर्ड नहीं कर सकते उनको क्या दिया जाता है? राशन देती है सरकार, ठीक है। तो जितना बेटर तरीके से आप राशन डिलीवर करोगे उतनी ही इसमें आपकी बेटर रैंकिंग आएगी, ठीक है। तो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लॉन्च किया गया था, नोटिफाई किया गया था, पर्पस ऑफ फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। एक टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जिसके तहत राशन शॉप्स बनाई गई और उनको राशन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा सर इसमें? 5 किलो फूड ग्रेन्स पर पर्सन, ठीक है। बहुत ही मतलब पर 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए पर केजी के हिसाब से चावल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस आपका सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो ये किसके तहत आता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। हाँ जी सर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये कार्ड जी क्या हो गया? एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ जी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं जो राशन वगैरह प्रोवाइड होता है ना, तो वो इसी सिस्टम के तहत आपको प्रोवाइड किया जाता है। स्कैम तो देखो भैया हर जगह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव? स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव कौन लेके आया है? काम कीजिए, नाम तो क्या ही नाम में रखा है, वो तो रिवीजन से आएंगे। आपको आपका नाम तो याद है ना, अपने दोस्तों का याद है? कैसे याद हुआ? ऐसे ही याद होते हैं रिवाइज कर करके। गेकार जी यही टाइम आप याद करेंगे जब कुछ बन जाएंगे ना, तो अपने बच्चों को, सोसाइटी को यही सब बताया करेंगे कि किस तरह से आपने टाइम जोड़ जाड़ के तैयारी करके एग्जाम क्रॉस करा है। और आप वैसे भी बहुत आगे आ चुके हो, तो अब बैक ऑफ मत करना, उसी को कंटिन्यू करो। कुछ ना कुछ तो आप निकालोगे ही निकालोगे, ठीक है। स्टार्टअप इन स्कूल जो इनिशिएटिव है ये गूगल का, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे जो यूथ है उनको हम ये क्या प्रोवाइड करेंगे? ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाए और स्टार्टअप्स की फील्ड में आगे काम करें, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है सर? गूगल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, RBI has increased the external commercial borrowing limit under the automatic route to how much amount? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब होता है कोई इंडियन बाहर की बैंक या एंटिटी से जो पैसा बोरो करता है। अंबानी जी बाहर की बैंक से जो पैसा बोरो करेंगे वो क्या कहलाएगा सर? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। लेकिन उस पे एक लिमिट है, आप कितना पैसा विदेश से मंगा सकते हैं अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मंगा सकते हो। हाँ, अगर उस पैसे के बियॉन्ड अगर आपको जाना है तो आपको गवर्नमेंट को जरूर नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितनी लिमिट है सर अंडर द ऑटोमेटिक रूट? तो ऑप्शन बताया जा रहा है बी 1.25। 1.25 ऐसा नहीं लगता थोड़ा सा अजीब सा नंबर है, 1 हो या 1.5 हो? तो लिमिट है सर 1.5 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। कितना? 1.5 बिलियन यूएस डॉलर, इतना लिमिट है सर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का। मतलब अगर बाहर विदेश से पैसा लेना है उधार तो मैक्सिमम इतना ले सकते हो अंडर ऑटोमेटिक रूट। इसके बियॉन्ड अगर चाहिए तो फिर मोदी जी को आपको बताना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा। ये किसकी गाइडलाइन है? आरबीआई की गाइडलाइन है।
आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, खर्ची पूजा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? हाँ जी सर, खर्ची पूजा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो ये फेस्टिवल है आपका त्रिपुरा का। खर्ची पूजा इज ए हिंदू फेस्टिवल फ्रॉम त्रिपुरा। कहाँ होता है? अगरतला में होता है, वहाँ की कैपिटल, इन जुलाई और अगस्त। द फेस्टिवल इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ द 14 गॉड्स फॉर्मिंग द डायनेस्टी deity ऑफ द त्रिपुरी पीपल। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स इन त्रिपुरा। तो ये तो सर आपके लिए आसान था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आपको दिख सकता है। चलो, तो आज यहीं तक रखेंगे। तो अगर देखिए लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, कुछ करके जा रहे हैं, तो प्लीज़ उसको अपना रिवीजन मेंटेन करिए। ठीक है, और लेक्चर को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर किसी को टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज करना है, नया कोर्स परचेज करना है, या किसी तरह की इंक्वायरी चाहिए, फ्री कंटेंट वगैरह चाहिए, तो जो भी बात है आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, या 9990784642, ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है सर, चलो जी, ऑलराइट सर, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी एवरीवन, लव यू ऑल, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। बाय क्या, नाइट हो रही तो गुड नाइट।